नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। आज हम जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी लिवरवर्ट, ऑप्शन सी हॉर्नवर्ट, ऑप्शन डी फर्न, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी फर्न। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है और संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्नित उत्तक यानी कि लिग्निफाइड टिश्यू पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए भूरा शैवाल, ऑप्शन बी लाल शैवाल, ऑप्शन सी हरा शैवाल, ऑप्शन डी सफेद शैवाल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी हरा शैवाल। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है? ऑप्शन ए डाइटम, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी अमीबा। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए डाइटम। डाइटम एकल कोशिका वाले शैवाल हैं। ये कांच से बने घरों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलिन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी टेनोफेरोफोरा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिथेनेमिनेंथेस। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं? ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म, ऑप्शन बी म्यूट्यूअलिज्म, ऑप्शन सी कॉमेंसलिज्म, ऑप्शन डी कॉन्वर्शन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी म्यूट्यूअलिज्म। म्यूट्यूअलिज्म शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकीय घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकीय घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पर्णहरित, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी पर्णहरित। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। अगला प्रश्न। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा, ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी सर्प, ऑप्शन डी मोर, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ। केंचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। अगला प्रश्न, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी जीव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और इनमें से कुछ एकल कोशिकाओं से बने होते हैं, उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। जबकि हमारे जैसे अन्य जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुकोश के जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मेंढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए एपोडा, ऑप्शन बी यूरोडेला, ऑप्शन सी अनूरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनूरा। मेंढक और टोड अनूरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण हैं। अनूरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं। पाद मतलब पैर। इनके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट में जीवाणु मातृ कोशिका होती है। ऑप्शन ए अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या सी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्राय पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी न्यूक्लियस, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल के अलावा सभी सजीव, पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बिखरे हुए का कलायुक्त कोशिकांग है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। अगला प्रश्न, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य में, ऑप्शन बी उभयचर में, ऑप्शन सी सरीसृप में, ऑप्शन डी स्तनी में। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्तनी में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? ऑप्शन ए गंध से, ऑप्शन बी दृष्टि से, ऑप्शन सी नर्तन से, ऑप्शन डी स्पर्श से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंध से। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। अगला प्रश्न, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? ऑप्शन ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऑप्शन बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन सी वे श्वास नहीं ले पाती हैं, और ऑप्शन डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। हवा में लगभग 20.94 ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाले घुटन के कारण मर जाती हैं।
इसका कारण यह है कि पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है। पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकलने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होती है और पौधों में कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली को घेरती है। यह पौधों की कोशिका को उसका आयताकार आकार देती है। पशु कोशिकाओं यानी कि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न, स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वे तेजी से कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। ऑप्शन बी, वे केवल युवा पौधों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। वे ऊतक जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं और विभाजन की क्षमता खो चुके हैं उन्हें स्थायी ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए शरीर रचना, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी आनुवांशिकी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। जीव विज्ञान में आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकता माता-पिता से उनकी संतानों में गुणों का स्थानांतरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रिक्त, यहाँ रिक्त के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। उपयुक्त प्रश्न में आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अगला प्रश्न, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी चर्बी, ऑप्शन सी खनिज, ऑप्शन डी जल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जल। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी विषाणु यानी वायरस, ऑप्शन सी जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी शैवाल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु यानी कि वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विष अणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। विषाणु कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
डीएनए ए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन सी रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस ब्लिंक, ऑप्शन डी लिनस पॉलिंग। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स यानी कि कुंडलीकार विन्यास की खोज की थी। इस खोज के लिए वर्ष 1961 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक को तथा मॉरिस ब्लिंकर को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी डीएनए। अगला प्रश्न, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? ऑप्शन ए आर्थर कॉरनबर्ग, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी जोसेफ लिस्टर। तो इसका उत्तर है ए आर्थर कॉरनबर्ग। आर्थर कॉर्नवर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया। अगला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए आनुवंशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं और आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं जीवों की भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जोहानस, ऑप्शन डी हर गोविंद खुराना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ऑप्शन ए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, ऑप्शन बी केवल डीएनए की उपस्थिति, ऑप्शन सी आरएनए की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। अगला प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी कीटों को मारने का विज्ञान। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुओं की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद एवं वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें ऑप्शन ए उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़क नाशियों के रूप में रसायनों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्पतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों और तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी दो या अथवा दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। ऑप्शन ई
उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। कार्बनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न्यूनतम यानी लगभग शून्य तथा कार्बनिक खेत कंपोस्ट खाद कृषि अपशिष्ट जैविक खाद जैसे नीलहरित शैवाल आदि का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही प्रश्न, और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।